हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जीएस के जो फुल टेस्ट हैं 24 से 38 तक वो सारे सॉल्व कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। और ये सेक्शनल वाइज टेस्ट चल रहे हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ 1 से 4 तक भी हम इधर के सेक्शनल वाइज भी सॉल्व कर लिए हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ऐसा कीजिए, मैंने नीचे इसके वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप इंजॉय कर सकते हैं और उसे अपनी जो पढ़ाई है उसको जो है मतलब रीडिंग है और भी मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये पूरा ही मतलब हिंदी में डिस्कशन होने वाला है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों या कवियों में से कौन से अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। तो फर्स्ट है कि नाजरी है, सेकेंड है फैज़ी है और थर्ड है तुलसीदास हैं। तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि नाजरी, फैज़ी और तुलसीदास तीनों जो है ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके साथ साथ और इनके देखने को मिलेंगे जो मतलब जो थे अबुल फजल थे, ठीक है। अबुल फजल इन्हीं के शासनकाल में थे जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, और तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिले था जो ये जो फैजी थे, इसने महाभारत का अनुवाद किया था, और उतबी भी इनके शासनकाल में था, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। और ये एक फेमस नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ये भी मतलब अकबर के समकालीन थे, और ये मतलब एक मात्र इनके दरबार में जो कवि थे ये देखने को मिले थे जो नवरत्नों में, ये ईरानी थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मार विजय का प्रकरण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो फर्स्ट है कि अजांता की गुफाएं, बी है एलोरा की गुफाएं, सी है एलिफेंटा की गुफाएं और डी है नचना कुठार की गुफाएं। तो ए ऑप्शन सही है। जो अजांता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी, औरंगाबाद में, ठीक है। तो वहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा। जो ये मार विजय का इसमें दिखाया गया है, तो इसमें जो गुफा संख्या 26 है, ठीक है, उसमें ये चित्र अंकित किया गया है और मार की इच्छा को निरूपित करता है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट कर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, सतनामी विद्रोह मुगलों और स्थानीय किसानों के बीच सशस्त्र संघर्ष था जो 17वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। सेकेंड है कि सतनामी एक धार्मिक निकाय था जिसमें अधिकांशतः किसान, दस्तकार और निम्न जातियों के लोग सम्मिलित थे, ठीक है। तो जो ये सतनाम के बारे में, सतनामी के बारे में बात करता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो विद्रोह देखने को मिला था, ये जो मुगल थे और स्थानीय जो किसान हुआ करते थे 17वीं शताब्दी में, उस समय ये मतलब संघर्ष हुआ था इसमें। और ये जो आपको देखने को मिले था, तो इसमें कौन कौन शामिल थे, तो ये मतलब किसान थे, दस्तकार थे और निम्न जाति के लोग थे। हुआ क्या था कि यहाँ पे औरंगजेब द्वारा जो पुनः जजिया जारी किया गया था, ठीक है। जजिया कर जब जारी कर दिया गया था, तो वहाँ के सिपाहियों और इनके बीच मुठभेड़ हुई थी, ठीक है। तो उसमें जो मतलब एक ये सतनामी एक समुदाय का व्यक्ति था, उसे जो है मुगलों की सेना द्वारा मार दिया गया था, तो इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। वहाँ जितने भी मुगल सैनिक थे इस वाले क्षेत्र में, उनके सतनामी क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ के उन्होंने उन सबको मार दिया था और एक मतलब पैरेलल सरकार बना ली थी उसके, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत में प्रचलित दार्शनिक संप्रदायों के संदर्भ में सांख्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस दार्शनिक संप्रदाय का प्रतिपादन चाणक्य ने किया था, ठीक है। सेकेंड है, इस जो ये दार्शनिक संप्रदाय का मानना था कि वास्तविक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड है कि सांख्य प्रणाली में भौतिकवादी दर्शन के तत्व पाए जाते हैं। तो जो सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया है, तो देखो इसका प्रतिपादन जो है चाणक्य ने नहीं किया था, इसका प्रतिपादन जो है कपिल मुनि ने किया था। और इनका मानना था कि जो ये दार्शनिक जो वास्तविक इनका मानना था कि जो ये वास्तविक ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और ये भौतिकतावादी दर्शन के तत्व माने जाते थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो हमारा ये जगत है इसका ना तो कभी आदि होगा और ना अंत होगा, इसका ना तो कभी उत्पत्ति हुई है और ना ये मतलब खत्म होगा, ये ऐसे ही हमेशा बना रहेगा। तो ये सांख्य दर्शन का एक दर्शन था, तो हमको देखने को मिलेगा मतलब सांख्य दर्शन का ये विचार था, अवधारणा थी। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा
स्थल अशोक के अभिलेख के बृहद शिलालेखों के स्थलों में नहीं आता है। ठीक है, तो गिरनार का है, सोपारा का है और सांची का है, कांधार का है। तो जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये आता जो मतलब देखने को मिला है कि अरे सॉरी, ये क्वेश्चन हमें लगा छूट गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में दार्शनिक संप्रदायों के संदर्भ में, अच्छा, ये तो हो गया हमारा ना, सांख्य दर्शन। अच्छा सॉरी, मैंने सोचा नहीं आया। तो इसमें ये बात करता है कि निम्नलिखित कौन सा स्थल जो है अशोक के अभिलेखों में बृहद स्थल में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें गिरनार, सोपारा, सांची और कंधार है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो जो गिरनार का आपको देखने को जो ये सांची का देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ये वाला आपको बृहद स्थलों में नहीं शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो देखने को मिलेगा गिरनार, ये जूनागढ़ का अभिलेख था। इसमें अशोक, रुद्रादमन और स्कंदगुप्त का भी मतलब इसमें शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, और सोपारा का ये तो आपको महाराष्ट्र में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, तो ये फेमस था। और ये कांधार वाला जो ये व्यापारिक केंद्र था अफगानिस्तान वाला, ठीक है, वहाँ पे फेमस था। तो ये भी एक मतलब बृहद क्षेत्रों में शामिल था, लेकिन सांची वाला ये बृहद क्षेत्रों में शामिल नहीं था। ठीक है, तो चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह संगीत, नाटक और कथा वाचन का समायोजन है। ठीक है, सेकेंड है कि यह शास्त्रीय नृत्य की एकमात्र शैली है जो हिंदुस्तानी संगीत से संबद्ध है। और थर्ड है कि मुगल दरबार में कथक के प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। तो ये गलत है। जो निम्न आय वर्ग के लोग थे वो लोग मतलब ये कथक के करने के इच्छुक हुआ करते थे, और दरबार में भी मतलब ये परंपरा प्रचलित थी। और ये वाला जो कथक नृत्य था ये यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का जो ब्रज और मथुरा वाला क्षेत्र था इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित था यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि ये संगीत, नाटक और कथा वाचन का संयोजन होता है इसमें, और एकमात्र शैली है जो कि हिंदुस्तानी संगीत से संबद्ध है। तो हमारा जो है 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मुगल काल के दौरान जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जमींदारों द्वारा धारित भूमि पर उन्हें वंशानुगत स्वामित्व प्राप्त था। ठीक है, सेकेंड है कि जमींदार अपनी जमींदारी में पड़ने वाली समस्त भूमि के स्वामी होते थे। तो ये गलत है। ये मतलब हाँ, इनका ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन उनके क्षेत्र में जो किसान होते थे तो वो किसान भी अपनी भूमि के स्वामी होते थे। यही लोग क्या करते थे, किसान से टैक्स कलेक्ट करते थे और का 25% अपने पास रख लेते थे। शेष का मतलब जो शासक होता था उसको मतलब ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जमींदार जो है भूमि धारित भूमि पर उन्हें वंशानुगत जो है उत्तराधिकार प्राप्त था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में के संदर्भ में निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब किस जो सबसे पहले काल में आया है और उसके बाद ऐसे मतलब लगाना है। तो इसमें संगम काल फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड है सलू, और थर्ड है तुलु, और अरबिंदु है फोर्थ। तो इसमें देखो सलू जो है ये सबसे जो संगम वंश का स्थापना की थी तो विजयनगर साम्राज्य में, तो ये हरिहर और बुक्का ने सबसे पहले की थी 1336 में। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने। उसके बाद इसको सक्सीड करके सलू वंश की स्थापना की थी नरसिंह देव ने। जो नरसिंह देव था शायद, हाँ, जो नरसिंह देव था इसने 1485 में, ठीक है, 1485 में इसकी स्थापना की थी नरसिंह देव ने सलू वंश की। और तुलु वंश की बात करें तो तुलु वंश की जो है 1503 में स्थापना हुई थी ये सलू वंश के बाद। और इसका जो महान शासक की बात करें तो ये जो कृष्ण देव राय, ये महान शासक था इस संगम काल तुलु वंश का। ठीक है, और अरबिंदु वंश की स्थापना जो है तुलु वंश के बाद हुई थी। इसकी स्थापना तिरुमाल ने की थी। तो हमारा जो सबसे पहले आएगा आपका संगम वंश, उसके बाद आएगा सलू, उसके बाद तुलु और अरबिंदु। ठीक है, तो हमारा एक स्टेट फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, 1 2 3। ठीक है, एक क्रम से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने फारसी और अरबी संगीत की कुछ विशेषताओं को आत्मसात किया है। ठीक है, सेकेंड है कि संगीत गायन की शैली में स्पष्ट सीमांकन ने हिंदुस्तानी संगीत के अलग अलग घरानों को जन्म दिया है। थर्ड है कि हिंदुस्तानी संगीत में विशुद्ध वाद्य रूप नहीं पाए जाते हैं। तो गलत स्टेटमेंट है। इसमें विशुद्ध वाद्य यंत्र जो होते थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसी पे तो ये इनका नृत्य जो है संबंधित था। ठीक है, तो थर्ड हमारा गलत है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये फारसी और अरबी जो
संगीत था उसकी दोनों मतलब दोनों का समावेश इसमें मिलता है। और ये जो देखने को मिला था घराने, तो इसमें कई घराने हुए थे। एक तो मतलब देखने को मिला था ख्याल घराना होता था, ठीक है, एक गज़ल घराना, ध्रुपद, धमार और तराना, ठुमरी घराना, ये सारे मतलब घराने देखने को मिलते थे, ठीक है। तो हमारे जो है ये एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि गोमतेश्वर प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह अंतिम जैन तीर्थकर की प्रतिमा है। सेकेंड है कि यह ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र रूप खड़ी एकाश्म प्रतिमा है, ठीक है। और थर्ड है कि ये इसकी स्थापना वारंगल के काकतीय राजाओं द्वारा की गई थी। तो ये गलत है, ये वारंगल के काकतीय राजाओं के द्वारा नहीं की गई थी। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो जो मैसूर के गंग शासक थे उसका सेनापति था चामुंडराय, ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी। और ये ग्रेनाइट की जो बात की जा रही, ग्रेनाइट की जो है विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म प्रतिमा है। मतलब एक ग्रेनाइट पत्थर को, सिंगल एक ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाई गई, इसीलिए इसे एकाश्म कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई जॉइंटेड नहीं है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये जो गोमतेश्वर थे ये मतलब जैन धर्म को तो मानते थे, लेकिन ये कभी तीर्थकर नहीं बन पाए। अंतिम जैन तीर्थकर जो बात करें तो महावीर थे, ठीक है, अंतिम जैन तीर्थकर 24वें, जो लास्ट और अंतिम है 24वें तीर्थकर। तो हमारा केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, केवल दो। नेक्स्ट है कि यदि आप उत्तरापंथ के प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्ग से गुजर रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से किन नगरों से गुजरेंगे। तो एक तक्षशिला है, मथुरा है और महिष्मती है। तो किसके बारे में बात की गई है। तो देखो, आप अगर जो उत्तरापंथ के जो मार्ग से गुजर रहे हैं व्यापारिक मार्ग से, तो आपको तक्षशिला से होते हुए, ठीक है, आप जो यमुना नदी के तट पे आएंगे, उसके जब यमुना नदी के तट के दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये मथुरा पड़ेगा, और मथुरा के बाद आपको उसके दक्षिण में इलाहाबाद पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको व्यापारिक केंद्र में मिलेंगे जो उत्तरापंथ में है। लेकिन ये जो महिष्मती है ये उत्तरापंथ में नहीं, ये दक्षिणापंथ में देखने को मिलेगा। जो दक्षिणापंथ का जो व्यापारिक केंद्र था उसमें देखने को मिलेगा। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय कृषि की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि गंगा घाटी के कुछ भागों में रोपाई की तकनीकी के प्रचलन से धान उत्पादन में वृद्धि हुई थी। सेकेंड है लोहे के फार वाले हल के उपयोग से पूरे उपमहाद्वीप में कुछ कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। तो ये गलत है, पूरे उपमहाद्वीप में जो कहा गया है ये गलत है। हाँ, लेकिन भारत के कुछ भागों में जरूर इसकी मतलब जो देखने को मिली थी, जैसे ये पूर्वी उत्तर मध्य क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र था, ये सब मतलब इन क्षेत्रों में आपको ये इसमें वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन ये वाला पूरे उपमहाद्वीप में ये नहीं मिली थी। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये तकनीकी जब आई थी, ठीक है, रोपाई की, पहले हम लोग क्या करते थे, खड़े मतलब धान की बुआई कर देते थे जिससे प्रोडक्शन बहुत कम होता था। उसके बाद उसको पहले प्लांट उसका बनाते थे, उसके बाद उसको उखाड़ के दूसरी जगह उसे प्लांटेशन कर देते थे, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो पहला ए ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लोक संगीत दिए गए हैं और उसके राज्य दिए गए हैं। तो पडवानी ये है छत्तीसगढ़ का, मांडो की बात करें तो ये गोवा का है, लमन ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें देखो जो पडवानी है ये आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये मतलब एक देखने को मिलता है। इसमें क्या होते हैं कि जो ये महाभारत की जो कहानियाँ होती हैं उनके गीत के माध्यम से इन्हें सुनाया जाता है, ठीक है। और सेकेंड ये मांडो है, मांडो गोवा का है, ये कैथोलिक लोग इसको गाया करते थे, ठीक है। तो सेकेंड भी सही है, लेकिन थर्ड गलत है। ये लमन जो आपको देखने को मिलेगा ये हिमाचल प्रदेश में गाया जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि आरंभिक मध्यकाल में निम्नलिखित में से किन चरणों से राजपूत तुर्क पराजित हुए थे। तो इसमें बताना है कि जो आरंभिक मध्यकाल में किन कारणों से राजपूत जो है तुर्कों से पराजित हुए थे। तो तुर्कों के पास श्वेत अस्त्र शस्त्र थे, तुर्कों के पास हाथी रखने का लाभ प्राप्त था। थर्ड है कि इक्ता और खालसा प्रणाली ने तुर्कों को एक विशाल स्थायी सेना रखने में सक्षम बनाया। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये इक्ता और खालसा प्रणाली के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ी सेना रखी और जिससे जो है राजपूतों को हराया था। लेकिन जो ये तुर्कों की बात मतलब ये श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो ये राजपूतों के पास बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र होते थे, लेकिन इनकी सेना कम हुआ करती थी। और हाथी भी इनके पास जो है बहुत मात्रा में थे, लेकिन ये लोग जो है उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास सेना कम थी, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, केवल 3 ही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा सातवाहन
सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्होंने मध्य भारत में और उत्तर भारत में कई भागों पर शासन किया है। सेकेंड है कि सातवाहन शासकों की पहचान उनकी माताओं के नामों से व्युत्पन्न नामों से होती थी, ठीक है। और थर्ड है कि कई सातवाहन शासकों ने देवी पुत्र अर्थात ईश्वर का पुत्र की उपाधि अपनाई थी। तो ये गलत है। ईश्वर का पुत्र या मतलब देवी पुत्र के नाम से जो प्रचलित हुए थे वो कुषाण शासक थे, ठीक है। ये कुषाण शासक हुआ करते थे, लेकिन ये सातवाहन शासकों के संबंध में गलत है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है हमारा, क्योंकि सातवाहन शासकों की पहचान उनकी माता के नामों से होती थी। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी जो मतलब सातवाहन शासक का बहुत महान शासक हुआ है और इसने ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आपको मध्य और पश्चिमी भारत में देखने को मिले थे, ना कि उत्तर भारत में। तो हमारा जो है स्टेटमेंट केवल 2 सही हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि बृद्धेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह भगवान शिव को समर्पित था। सेकेंड है इसे राजेंद्र चोल ने बनवाया था। और थर्ड है कि यह भारत का पहला मंदिर था जिसमें 2 बड़े गोपुरम थे। और जो थर्ड डी ऑप्शन है कि इसमें मंदिर के मुख्य देवता की स्थापना के लिए 2 मंजिला गर्भगृह था। तो इसमें जो बताया गया है, ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, बी वाला, क्योंकि इसमें जो है राजेंद्र चोल ने इसकी स्थापना नहीं करवाई थी। इसकी स्थापना जो है राजा राज चोल ने करवाई थी बृद्धेश्वर मंदिर का, ठीक है। ये आपको 1009 ईस्वी में देखने को मिला था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। और ये जो बृद्धेश्वर मंदिर है इसमें आपको जो है शिव को समर्पित है, और इसी में आपको जो है नंदी की विशाल मूर्ति भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये भारत का पहला मंदिर है जो 2 बड़े गोपुरम, जिसमें 2 बड़े गोपुरम थे, और इनका जो देवता होता है उसकी स्थापना जो की जाती थी 2 मंजिला गर्भगृह में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 16। इसमें कहा गया है कि इस बौद्ध ग्रंथ में सिंगल नामक धनी गृहस्थ को बुद्ध द्वारा दी गई सलाह किस प्रकार सेवकों की देखभाल की जानी चाहिए। तो उपयुक्त गद्यांश में किसके बारे में बताया गया। तो विनय पटक, सूत्र पटक या आद्यधम पटक या माध्यमिक। तो इसका देखो जो सूत्र पिटक था, ठीक, उसके बारे में बात की गई है, क्योंकि जो सूत्र पिटक में दिए गए हैं जो बौद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं उन्हीं के बारे में बात की गई थी कि जो बौद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं उन्हीं के आधार पर सेवकों की देखभाल की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये गृहस्थ के लिए जो ये था। और ये जो विनय पटक की बात करें तो ये जो मतलब मठ होते थे, मठ के जो नियम और विनियम हुआ करते थे, ठीक है। और जो अभिधर्म पिटक है इसमें जो है बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत, जो बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत थे वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से गतियाँ या परंपराएं कच्ची पुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो फर्स्ट है कि पीतल की थाली के किनारे पर पैरों को संतुलित करना, ठीक है। सेकंड है कि सिर पर पानी भरा घड़ा लेकर नृत्य करना। और थर्ड है कि प्रदर्शन करने वाले कलाकारों द्वारा रंग बिरंगे मुखौटे पहनना। तो इसमें देखो सेकेंड वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे मुखौटे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और सिर पर पानी से भरा घड़ा लेकर नृत्य किया जाता है। और पीतल की थाली के किनारों पर पैरों से पीतल की जो ये थाली होती है इसकी किनारी पे जो है चलकर जो है उसको अपने पैरों का संतुलन जो है स्थापित करना होता था, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, केवल 1 ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पेज में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री इतालवी चिकित्सा था जो कि कभी भी यूरोप नहीं लौट कर गया और भारत में ही बस गया। तो कौन सा था। तो निकोलो मनुकी था, या दुर्ते बारबोसा था, फ्रांसुआ वार्नियर था, या मार्को पोलो था। तो देखो ए ऑप्शन सही है, जो है निकोलो मानुची था, ठीक है। ये एक इतालवी चिकित्सक था और ये कभी यूरोप लौटकर नहीं गया। ये 17 साल की मतलब उम्र में यहाँ भारत आया हुआ था, ठीक है। और आने के बाद इसने क्या किया था, कभी भी वापस लौट कर नहीं गया, और इसकी मद्रास में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसने एक अपनी रचना लिखी थी टायोरियो डी मंगोर, ठीक है, टायोरियो भी मंसोर लिखी थी, ठीक है। उसकी जीवन संबंधी सारा वृत्तांत उसमें दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि 20 क्वेश्चन नंबर में इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। तो अथर्ववेद, पंचतंत्र और महाभारत। तो उपयुक्त में से अकबर के शासनकाल के दौरान फारसी में अनुदित हुई थी। तो इसमें देखने को मिलेगा जो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसमें अकबर ने क्या किया था, एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और अनुवाद विभाग में स्थापना के साथ इसमें जो फैजी था उसके नेतृत्व में ये की थी अनुवाद विभाग की स्थापना। उसी में अनुवाद किए गए थे। तो इसमें अथर्ववेद का भी अनुवाद किया गया था, पंचतंत्र का जो विष्णु शर्मा की थी, महाभारत का भी किया गया था। इसके साथ साथ गीता को भी देखने को मिला था, रामायण थी, बाइबिल थी, और सिंहासन बत्तीसी थी, ठीक है। इसका भी इसमें जो है
फारसी में अनुवाद किया गया था। तो हमारा जो देखने को मिलेगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि 21 इसमें कहा गया है कि वैदिक युग में महाजनपद काल के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताना है। तो फर्स्ट है कि वैदिक काल में विनिमय का स्वतंत्र स्वरूप वस्तु विनिमय होता था, ठीक है, जबकि महाजनपद काल में विनिमय के लिए धातु के बने सिक्कों का उपयोग किया जाता था। सेकेंड है महाजनपद काल में राजा को किसानों द्वारा स्वैच्छिक भुगतान किया जाता था, जबकि वैदिक युग में इस प्रकार के संग्रह का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट ये सेकेंड वाला है, क्योंकि ये जो स्वैच्छिक भुगतान हुआ करता था तो ये जो वैदिक युग में होते थे, उनके जो कबीलों के सरदार होते थे उनके द्वारा जो जनजाति होती थी उसके द्वारा जो बलि दी जाती थी, मतलब जो भेंट दी जाती थी उसको बलि कहा जाता था, ये स्वैच्छिक भुगतान होता था। लेकिन जो महाजनपद में हो गया था तो ये अनिवार्य भुगतान बना दिया गया था, क्योंकि इनको बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, उसके लिए सेना के खर्च और रखरखाव हथियार बनाने में जो पैसा खर्च होता था, ठीक है, तो उन सब के लिए इनको जो है धन की आवश्यकता होती, तो एक राजकोष बनाया था, उसमें ये कर संग्रह किया जाता था इनके द्वारा। लेकिन इसमें जो वैश्य थे, ठीक, वैश्य या गृहपति थे उनके और किसान, उन पे ये मतलब कर लगाया जाता था। लेकिन जो इनको छूट प्राप्त थी, जो हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है, इनको इस कर से छूट प्राप्त थी। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया कि मुगल काल के दौरान भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो भूमि के बारे में बताना है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि भूमि और अर्थ है उसका, तो प्रति भूमि 2-3 वर्ष के लिए आकर्षित भूमि है, ठीक है। सेकेंड है चाचर, तो 5 से अधिक वर्षों तक के लिए आकर्षित भूमि, और पोलज है प्रत्येक वर्ष के लिए कृषित भूमि, तो कृषि के अधीन। थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में जो जहाँ फसल लगाई जाती थी, ठीक है, ये मतलब बहुत ही फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी। लेकिन ये चाचर भूमि के बारे में बात करें तो ये 2-3 वर्ष के में आकर्षित मतलब छोड़ दी जाती थी 2-3 साल के लिए, उसमें एक ही फसल 2-3 साल में ली जाती थी, ठीक है। तो ये इसे बंजर के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ये कम फर्टाइल हुआ करती थी। और प्रति भूमि की बात करें तो प्रति भूमि क्या होती थी कि 1 साल तक उसे प्रति मतलब आकर्षित छोड़ दिया जाता था, मतलब कृषि क्रियाएं उस पर 1 साल तक नहीं की जाती थी, ठीक है, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति जो है रिन्यू हो सके। तो हमारा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, केवल ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 के तक ये रहा था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि वह गरीबों के प्रति बहुत दयालु और था, और उसने अबला बाबा की उपाधि धारण की थी। सेकेंड है कि किस्त ए नौरस उसके द्वारा रचित पुस्तक थी। और सी है उसने अपने पुस्तकालय में जाने माने संस्कृत विद्वान वामन पंडित को नियुक्त किया था। थर्ड है डी ऑप्शन है कि यह धर्मनिरपेक्ष उदार शासक था जिसने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये हमारा देखो ये वाला गलत इसमें स्टेटमेंट है, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो ये संस्कृत पुस्तकालय था, ठीक है, एक मतलब पुस्तकालय था, उसमें संस्कृत विद्वान जो वामन पंडित नियुक्त किया गया था, ये मतलब इब्राहिम आदिल शाह द्वारा नहीं, ये आदिल शाह द्वारा नियुक्त किया गया था, जो इब्राहिम आदिल शाह का पिता हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारे जो है फर्स्ट, सेकेंड, ए, बी और सी स्टेटमेंट सही है इसके संबंध में। नेक्स्ट है कि 24 इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रेम कहानी से संबंधित है, जिसमें एक सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति कोवलन और कावेरी पत्तनम की गणिका माधवी को अपनी विवाहित पत्नी कड़ंगी पर वरीयता देता है। तो कल्लम प्रिय, तोलकाप्पियम और शिल्पाधिकारम तिरुक्कुरल और मणिमेखलाई। तो इसमें देखो बी ऑप्शन सही है, जो शिल्पाधिकारम है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया कि महाजनपदों के उत्तर से दक्षिण के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले ये कुरु क्षेत्र पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तर भारत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कौशल, ये आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का, ठीक है, वहाँ पे पड़ता है। और चेदी की बात करें तो ये चेदी आपको जो चेदी वाला क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, चेदी के बारे में जो बात करता है, तो चेदी वाला जो क्षेत्र था इसमें ये आपको देखने को मिलेगा जो पडवानी पांडवों ने जहाँ पर 13 वर्ष के लिए निर्वासन, ये मतलब नीचे इसके क्षेत्र हुआ करता था। तो कौशल राजधानी थी इसके नीचे, सॉरी ये जो मतलब कौशल राज्य था, ठीक है, इसके नीचे ये इसका प्रशासन देखने को मिलता था, ठीक है। और ये अस्मक जो हुआ करती थी, अस्मक राजधानी, तो मतलब ये तो गोदावरी वाला जो तट था, ठीक है, गोदावरी के किनारे ये स्थित थी।
तो हमारा कुर सबसे उत्तर में पड़ेगा, फिर कौशल पड़ेगा, फिर चेदी पड़ेगा और फिर अस्मक पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 2 3 4 2 3 4 और 1 2 3 4 1 सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नृत्य में नाट्य, नृत्य और नृत्य के 3 पहलू सम्मिलित होते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि नाटकीय निरूपण और संवाद संगीत और नृत्य के साथ नाटक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। सेकेंड है कि नृत्य शुद्ध नृत्य है जिसमें शरीर की गतिविधियां किसी भाव को व्यक्त नहीं करती हैं। थर्ड है कि नृत्य गीत के अनुरूप मूक अभिनय को प्रदर्शित करता है। तो जो मूक अनुभव के बारे में बात करता है तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मूक अनुभव जो होता है ये नृत्य होता है। ठीक है, ये मूक अनुभव जो आपको देखने को मिलेगा प्रस्तुत करता है, लेकिन जो ये आपको देखने को मिलेगा जो नृत्य गीत था। ठीक है, नृत्य जो गीत था तो ये क्या करता था, जैसे मतलब शारीरिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता था, शारीरिक हाव भाव को, जैसे कि कदम ताल हो गया, अभिनय हो गया और मतलब जो भाव भंगिना हो गई, हस्त कलाएं हो गई, तो इन सब बारे में मैं बात करता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट वाला सही है, ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन, अशोक के सभी स्तंभ लेख भारत के वर्तमान सीमा के भीतर स्थित हैं। सेकेंड है कि अशोक के शिलालेखों में उसे देव नाम प्रिय दर्शी के रूप में संबोधित किया गया है और ये शिलालेख जो सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों पर के किनारे स्थित हैं। और डी वाला ऑप्शन है कि हमारा अशोक के कुछ शिलालेख भारत की वर्तमान सीमा से बाहर हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये ए ऑप्शन है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो सभी शिलालेख जो है भारत की सीमा के अंदर नहीं है। इसमें जो रुमिनदेही है और निगाली सागर है, ठीक है, ये आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे, तो ये उसकी सीमा में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो शिलालेख इसे देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जी प्रदर्शित किया गया है, जो हमारा ये गुर्जरा अभिलेख देखने को मिलता है जो एमपी में है। ठीक है, और ये स्तंभ लेख है, प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थित है, जैसे जो अफगानिस्तान जाते हुए जो मतलब मतलब इन मार्गों पे जो 6 शिलालेख देखने को मिलते हैं, 6 मार्गों पे। ठीक है, और अशोक के शिलालेख वर्तमान सीमा से बाहर स्थित हैं। तो इसमें जो है एक कंधार है जो अफगानिस्तान में है और शाहबाजी जो पाकिस्तान में ये स्थित है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया कि आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि इस कृति की रचना अबुल फजल द्वारा भारतीय फारसी शैली में की गई है। ठीक है, सेकेंड है कि अकबरनामा आईने अकबरी के 3 खंडों में से एक है। और सी है कि इस कृति में मुगल साम्राज्य को मिश्रित संस्कृति वाले सहिष्णु और उदार साम्राज्य के रूप में चित्रित किया गया है। डी है कि इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक निकाय और कानून सम्मिलित है। तो इसमें देखो ये हमारा जो हमारा बी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो अकबरनामा है ये 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, प्रथम 2 खंड जो है उसमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है, लेकिन ये तीसरा खंड है उसमें आईने अकबरी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया और सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है 29। इसमें कहा गया कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राजा न्यायिक मामलों के संचालन से संबंधित एकमात्र प्राधिकारी था। ठीक है, सेकेंड है मौर्यों ने करों के मूल्यांकन के लिए विशाल तंत्र का विकास किया था। और थर्ड है कि मौर्य साम्राज्य में सुस्थापित गुप्तचर प्रणाली विद्यमान थी। तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। ठीक है, और ये जो कहा गया है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो इन्होंने जो है करों के मूल्यांकन के लिए विशाल तंत्र का जो स्थापना भी की थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि जो है राजा तो न्यायिक अधिकारी प्राधिकारी होता ही था, उसके साथ साथ एक मतलब और नियुक्त किया जाता था प्रशासनिक अधिकारी, जिसे रज्जु कहते थे। ठीक है, वो मतलब पुरस्कार देते थे और मतलब उसके साथ साथ ये मतलब दंड भी दे सकते थे कुछ आधारों पे। ठीक है, तो हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जहांगीर अपने समय का महान चित्रकार था। ठीक है, सेकेंड है जहांगीर के शासनकाल में रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट लोकप्रिय हो गया था। और थर्ड है कि दसवंत और बसावन जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो दसवंत और जो बसावन थे ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, और जो जहांगीर के शासनकाल का बात करें तो मंसूर जो है ये मतलब बहुत फेमस जो है चित्रकार हुआ करता था जहांगीर काल में। और जहांगीर काल एक महान चित्रकार था, स्वयं वो महान चित्रकार था। ठीक है, और इसके शासनकाल में रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, यानी युद्ध करते हुए चित्र बनाना या फिर मतलब पेड़ पक्षियों की या प्रकृति के चित्र बनाना, ऐसे मतलब फेमस थे इसमें। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में भूमि अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मौर्य कुषाण काल के दौरान भूमि भुगतान का प्रचलित माध्यम थे, ठीक है। और सेकेंड है कि ब्राह्मणों और सरकारी अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली भूमि अनुदान शाही नियंत्रण का ह्रास करने में बने हुए थे, ठीक है। तो जो ये कहा गया है स्टेटमेंट के बारे में, तो ये फर्स्ट वाला जो था कि भूमि अनुदान के लिए जो कुषाण और जो मौर्य शासनकाल की बात की जा रही है तो प्रचलित थी, तो भूमि अनुदान की तो ये तो फेमस थी, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लेकिन जो ये नहीं, फर्स्ट वाला सही नहीं है। नहीं, फर्स्ट वाला सही नहीं है, क्योंकि भूमि अनुदान भुगतान के लिए प्रचलित नहीं था, क्योंकि कुषाणों में तो भूमि अनुदान के लिए प्रचलित था, लेकिन जो मौर्य थे ये लोग मतलब नगद में, कैश में मतलब भुगतान किया करते थे सैनिक कामों के लिए, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, सेकेंड वाला सही है, क्योंकि जो ब्राह्मण और सरकारी अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले भूमि अनुदान शाही नियंत्रण का ह्रास करने में बने हुए थे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो सेकेंड बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से संबंधित है। इसका निर्माण गुजरात में सोलंकी राजवंशों के शासक राजा भीमदेव प्रथम द्वारा वर्ष 1126 में कराया गया था। इसके सामने विशाल आयताकार ताल है जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है, ठीक है। तो किस मंदिर के बारे में बताया गया है ऊपर, तो इसमें मार्तंड सूर्य मंदिर भी है, दिलवाड़ा मंदिर और मोढ़ेदरा सूर्य मंदिर और सोमनाथ मंदिर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो मोढ़ेदरा का मंदिर था, ठीक है। इसी का स्थापना जो है करवाया था भीमदेव ने, ठीक है, 1126 में, और इसके आगे सूर्यकुंड स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 इसमें कहा गया है कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल थे। तो त्यागराज, अन्नमया और श्यामजी शास्त्री। तो इसमें देखो अन्नमया इसमें शामिल नहीं थे त्रिमूर्ति में, इसमें त्यागराज, श्यामजी शास्त्री और इसके साथ साथ आपको मुत्तुस्वामी दीक्षितर शामिल थे, ठीक है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया कि पूर्व मौर्य काल में ग्रामीणी की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो मौर्य काल में ग्रामीणी किसे कहा जाता था, तो क्या कार्य हुआ करते थे उसके ये बताना है। तो फर्स्ट है कि यह ग्रामीण प्रशासन का मुख्य प्रमुख होता था, और सेकेंड है वह कर निर्धारण और ग्रामीणों से कर संग्रहण का कार्य करता था, और वह अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये नीचे मतलब जो मौर्य काल का सबसे निचला प्रशासन था उसे ग्राम था, और उसके ग्रामीण मतलब मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। और इसके ये तीनों काम हुआ करते थे। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 35। इसमें कहा गया कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह युद्ध अस्कनी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है कि इसे पुरुओं की विजय के मार्ग प्रशस्त किया था और उनका वर्चस्व स्थापित हुआ था। तो ये गलत है, ये पुरुओं की विजय के लिए नहीं स्थापित हुआ था, ठीक है। इसमें जो देखने को मिला था, तो इसमें जो आपको देखने को मिले थे, जो ये कबीले होते थे, शूद्रास को विजय प्राप्त हुई थी और इसके कबीलों का वर्चस्व इसमें देखने को मिलता था, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये अस्कनी नदी के किनारे नहीं था, क्योंकि ये आपको पौशड़ी नदी, जिसे अब वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, उसके किनारे लड़ा गया था, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि आयताकार कूट, आयतस्त्र और कूट और व्रत संबंधित है। तो आकृति के आधार पर द्रविड़ मंदिरों के उपविभाजन से है। सेकेंड है नयनारों द्वारा रचित तामिल ग्रंथों से है, और हिंदुस्तानी संगीत की लोक रचनाओं से है। डी है कि मध्य काल में खोजे गए भित्ति चित्रों के प्रकार से है। तो ए ऑप्शन सही है, ये मतलब आकृति के आधार पर द्रविड़ मंदिरों को मतलब उपविभाजित किया गया था, कि मतलब आयत के आकार के होते हैं उन्हें आयस्त्र कहते थे, व्रत के आकार के जो हुआ करते थे उन्हें बृहस्त्र कहते थे, और कूट जो मतलब कई आकार के होते थे उसे जो है कूट के रूप में जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 37। इसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता दी हुई है, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल है और अवस्थिति है कि कहाँ कौन सा स्थल था। तो बनावली हरियाणा, कालीबंगन पंजाब और धौलावीरा गुजरात और शर्तुघई राजस्थान। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो स्टेटमेंट है, देखो धौलावीरा तो गुजरात में स्थित है और बनावली आपका हरियाणा में मिलेगा। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन कालीबंगन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और लेकिन शर्तुघई जो होता है ये आपका अफगानिस्तान का जो भाग है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिलती थी जो एक धातु हुआ करती थी लाजवर्द, ठीक है, वहाँ से इसको आयात किया जाता था भारत में। तो हमारा जो 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारत के संदर्भ में चोल झील संदर्भित करती है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन सिंचाई हेतु जल मार्ग परिवर्तन के लिए कावेरी नदी के आर पार बनाए गए कलई बांध।
को, ठीक है। और बी है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ चोल साम्राज्य में सुदृढ़ व्यापार संबंधों को इंगित करने वाले कोरोमंडल तट को। सी है कि शिव गंगा जलाशय के रूप में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के लिए जल एकत्र करने हेतु एक वर्षा जल संचय प्रणाली है, ठीक है। डी है कि चोल नौसेना की सशक्त उपस्थिति का संकेत करने वाली बंगाल की खाड़ी को। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ये चोल झील के नाम से जानी जाती थी, तो ये बंगाल की खाड़ी जो थी, ठीक है, यही नौसेना सशक्त जो कि मतलब चोल जो चोल साम्राज्य था, ठीक है, उसकी नौसेना बहुत ही अच्छी थी, तो इसीलिए इसको मतलब इंगित करता है। तो इसका इनका मतलब आपको देखने को मिला था, इनकी जो नौसेना अच्छी थी, तो ये मतलब जो इधर वाला नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने विजय प्राप्त की और इनका जो है बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण देखने को मिला था, ठीक है, ये वाले क्षेत्र पर। तो ये आप सही हो गया हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 39 इसमें कहा गया कि जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन कथन सही है जैन दर्शन के संदर्भ में। तो फर्स्ट है कि जैन धर्म के मूल दर्शन की नींव महावीर ने रखी थी, और सेकेंड है कि यह मोक्ष हेतु बिहारों में निवास करना अनिवार्य बनाता है, और थर्ड है कि यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करता था। तो ये तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट सही हैं। ये मतलब कहा गया था ये पुनर्जन्म और जन्म में विश्वास रखते थे, मोक्ष के लिए बिहारों में मतलब निवास करना अनिवार्य था, और जैन धर्म ने मूल जो दर्शन था उसकी नींव महावीर स्वामी ने डाली थी, जो मतलब 24वें नहीं, ये थर्ड नहीं, ओ सॉरी, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये महावीर स्वामी ने नहीं, ये आपको देखने को मिला था जो ऋषभ देव थे, प्रथम जो इसके तीर्थकर देखने को मिले थे, ठीक है, उन्होंने इसकी नींव डाली थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट वाला, और सेकेंड और थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित किन कारणों से भारत में यूनानी आक्रमणों की श्रृंखला आरंभ हुई थी। तो फर्स्ट है सेल्यूसिड साम्राज्य की दुर्बलता के कारण, ठीक है, सेकेंड है चीन की महान दीवार के निर्माण के कारण, और शक यानी जनजातियों के आगे बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। जो मौर्योत्तर काल का जो मतलब मौर्योत्तर काल में जो मतलब यूनानी आक्रमण हुए थे, उनके सेल्यूसिड जो साम्राज्य की दुर्बलता के कारण, और चीन जो महान दीवार चीन में बनाई गई थी, और शक जो मतलब आए थे, ठीक है, शक जनजातियाँ जो है आगे बढ़ने लगी थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे से निर्मित होता था, जहां जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, ठीक है, जहां तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, वो चबूतरा होता था, ठीक है। सेकेंड है कि मंदिर में प्रवेश हेतु विस्तृत प्रवेश द्वार होता था, और फर्स्ट है कि गर्भगृह सदैव ऊंचे शिखर के एक आश्रम के नीचे स्थित होता था। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही था, क्योंकि ये मतलब एक ऊंचा चबूतरा हुआ करता था, ठीक है, और इसके नीचे ये सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। ये ऊंचा चबूतरा होता था, सीढ़ियाँ होती, उसके बाद ये मतलब एक रेखी आकार का बना होता था गर्भगृह, ठीक है, मतलब ये मंडप हुआ करते थे छोटे छोटे, उसके बाद एक गर्भगृह हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे गर्भगृह की स्थापना की जाती थी इसमें, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये गर्भगृह ऊंचे शिखर के एक आश्रम के नीचे स्थित था गर्भगृह, ठीक है, और ये मंडपाज होते थे। लेकिन प्रवेश द्वार की बात करें तो ये गलत है, ये प्रवेश द्वार इसे गोपुरम कहा जाता था, और ये जो द्रविड़ शैली थी उसमें जो प्रवेश द्वार हुआ करता था मंदिर को, उसे बोलते थे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि अहोम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य था, और पाइक अहोम राजाओं को धन के बदले सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। तो ये गलत है, धन के बदले ये सैन्य सेवाएं प्रदान नहीं करते थे, ये भूमि के बदले सैन्य सेवाएं प्रदान करते थे। और अहोम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो असम वाला क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, ठीक है, वहीं पे ये देखने को मिलता था। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया है कि वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री रहे बासवन्ना द्वारा की गई थी, ठीक है। और सेकेंड है पुनर्जन्म के सिद्धांत और मोक्ष के उपरांत आत्मा के शिव में विलीन होने में विश्वास करते थे। तो ये गलत है, ये आत्मा के शिव में विलीन होने पे और मोक्ष में ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास नहीं था। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, जो चालुक्य राजा थे उसके दरबार में जो मंत्री रहे थे बासवन्ना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इन्हें जो है लिंगायत के नाम से भी ये फेमस थे, ठीक है, शिव के नायक या लिंगायत, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कि 45। इसमें कहा गया कि मुगल शासकों के
निम्नलिखित में से किन कदमों द्वारा व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला था? तो फर्स्ट है कि चुंगी की समाप्ति, उच्च शुद्धता वाले चांदी के सिक्के की ढलाई और देश के एक भाग से दूसरे भाग में धन के सुगम लेन देन की सुविधा का निर्माण करना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये लेन देन की सुविधा के लिए हुंडियों का निर्माण किया था इन्होंने, ताकि एक देश से दूसरे देश में सुगम धन का स्थानांतरण किया जा सके। ठीक है, और सिक्कों की ढलाई की थी चांदी के उच्च शुद्धता वाले। ठीक है, और चुंगी समाप्त की थी। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 1, 2 और 3, नहीं डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सॉरी डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, 1, 2, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा ताम्रकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इस काल में स्थिर और व्यापक बस्तियों का विकास हुआ था। सेकेंड है कि विदेशी व्यापारियों के साथ बेहतर संवाद के लिए लेखन कला का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये लेखन कला का अभी विकास नहीं हो पाया था, जो मतलब ताम्रपाषाण काल की बात की जा रही है, क्योंकि लेखन कला का विकास जो है सिंधु सभ्यता में आपको देखने को मिला था, ना कि जो है ताम्रपाषाण काल में। और इसमें जो है व्यापक बस्तियों का विकास हुआ था, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ये मतलब काल आता है ताम्रपाषाण काल। इसमें जो है नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, बस्तियां भी बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ताम्रपाषाण में आते आते ये व्यापक स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन सही होता है, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिम्मी किस वर्ग को संदर्भित करता है? तो फर्स्ट है देवीय प्रकाशन वाले, धर्म शास्त्रों का पालन करने वाले, मुस्लिम शासकों के क्षेत्र में रहने वाले लोग जैसे यहूदी और ईसाई। ठीक है, सेकेंड है कि बी ऑप्शन प्रायः मुस्लिम शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने और उनके प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले लोग थे। ठीक है, थर्ड है कि अन्य गुलामों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त गुलाम थे। ठीक है, फोर्थ है कि कलंदर और मदारी जैसे इस्लाम के कट्टरपंथी संप्रदाय के लोग थे। तो इसमें जो जिम्मी के बारे में बात की गई है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, जो देवी प्रकाशन वाले, धर्म शास्त्रों का पालन करने वाले, मुस्लिम शासकों के क्षेत्र में रहने वाले जो यहूदी और इस्लामी ईसाई थे। ठीक है, उन्हीं को जो है जिम्मी कहा जाता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 इसमें कहा गया है पत्थरों की सजावट करने के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकों का उपयोग किया जाता था? तो पेत्राद्यूरा, ठीक है, और चौपारी, चौपड़, पच्चीकारी और स्टैको। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि स्टैको का है ये, इसमें पत्थरों पर कोई चित्रकारी नहीं की जाती थी, ये मतलब एक महीन प्लस्तर किया जाता था दीवारों पे। ठीक है, तो ये चित्रकारी का प्रारूप नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि ये पेत्राद्यूरा और चौपड़, पच्चीकारी, ये दोनों जो है पत्थरों पर इसके द्वारा सजावट की जाती थी। तो हमारा जो है 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत में पुंडुवर्धन, भुक्ति और समतट के चोल काल के मतलब प्राचीन भारत जो था उसमें आपको देखने को मिले था पुंडुवर्धन, भुक्ति और समतट जो थे, ये क्या थे, इसके बारे में बात करना है। तो फर्स्ट है कि चोल काल के राजस्व प्रशासन के प्राधिकारी थे। सेकेंड है कि कुषाण वंश के दौरान सैन्य अधिकारियों को दी गई उपाधियां थी, और सी है कि गुप्त काल के दौरान क्षेत्रीय इकाइयां थी। डी है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला था, जो सी ऑप्शन है, ये मतलब गुप्त काल के दौरान जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हुआ करती थी उन्हीं को जो है पुंडुवर्धन और भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और समतट, ये समतट वाला क्षेत्र जो आपको देखने को मिला था, जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला क्षेत्र था, उसी को समतट के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो समुद्रगुप्त था, गुप्त शासक, ठीक है, इसने जो है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और अपनी जो है अधिकारिता स्वीकार करवाने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, इसके लिए वो मतलब समतट क्षेत्र इनके द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया कि जजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, जो जजिया के संबंध में कथन दिए गए उसमें कौन सा स्टेटमेंट जजिया के संबंध में सही नहीं है? तो फर्स्ट है जजिया एक प्रति व्यक्ति कर था जिसका शरीयत के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। और बी है कि यह कर सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और सी है कि अकबर के शासनकाल के दौरान इसे समाप्त कर दिया गया था। और औरंगजेब में जजिया को पुनः आरोपित किया था, जिसमें नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग के लिए कोई छूट प्रदान नहीं थी। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये इसके जजिया के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि औरंगजेब में कर तो लगाया था, जजिया कर पुनः लगाया था, लेकिन ये देखने को मिला था इसमें जो है कुछ लोगों को छूट प्रदान थी, जैसे महिलाएं थी, बच्चे थे, या निम्न आय वर्ग वाले लोग थे। ठीक है, तो इनको जो है और विकलांग थे, इनको छूट प्राप्त थी इससे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है, और ये ए, बी और सी हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं सारे के सारे, क्योंकि अकबर ने इसे समाप्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लगाया था, और प्रति व्यक्ति ये दिया जाता था। ठीक है, शरीयत के अनुसार ये प्रावधान था इसमें। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करें। और गाइज देखो, लाइक तो एक बनता ही है, लाइक कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारा जो है ये जो हम चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, ये आपको पसंद आ रहा है, तो
मतलब लाइक नहीं करते हैं आप लोग ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार शायद आप लोग अच्छा मतलब लग रहा है हम अच्छा डिस्कस कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका फीडबैक थोड़ा सा मिलता रहता है। तो लाइक तो एक बनता ही है, तो एक लाइक तो प्लीज़ कर ही दिया करो गाइस, क्योंकि टाइम लगता है, सब चीज़ें हैं थोड़ा। और जब लाइक आ जाता है ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। और अगर कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है कुछ तो उसमें बताइए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो बंद कर दें, बताएं। तो सजेशन भी दे सकते हैं आप लोग, या कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही हैं तो वो बता सकते हैं। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नंबर पे आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद बेल आइकन पे जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस जारी रखिए और अपने दोस्तों को मदद लेते रहिए, ग्रुप स्टडी करते रहिए, जिससे जो है आप लोग ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ अपनी क्वालिटी जो है तैयारी की, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम पास में है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।